हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक ऑफ करियर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस टॉपिक, जिसमें पिछली क्लास में हम बात करके आए थे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पहले तो अपन ये बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, इस पास्ट परफेक्ट टेंस का सही नाम क्या होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहला चीज ये चेक करते हैं, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका सही नाम जो है वो कम से कम पास्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये इसका गलत नाम है। देखिए, इसको चेक करते हैं हम लोग कि क्या सही है और क्या गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो काम अब से पहले पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जबकि जो काम अब से पहले पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि बीता हुआ जो समय होता है वो किसके अंदर चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। पास्ट परफेक्ट में जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है या पढ़ाई जाती है वो एक्चुअली पास्ट परफेक्ट की ना होकर किसकी थी, पास्ट इंडेफिनिट की थी। तो पास्ट परफेक्ट का सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए। देखो एक बार, अगर पास्ट के अंदर मतलब भूतकाल के अंदर, भूतकाल या पास्ट के अंदर कोई भी दो घटनाएं घटित हुई हो, भूतकाल में पास्ट में कोई भी दो घटनाएं घटित हुई हो, तो याद रहे उन दोनों में से जो काम पहले हुआ है, उन दोनों में से जो काम पहले हुआ है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का। और जो काम बाद में हुआ है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाना चाहिए। एक बार फिर से समझेंगे, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट का सही यूज जो है वो क्या है कि पास्ट मतलब भूतकाल के अंदर कोई भी दो घटनाएं घटित हुई हो, दो काम हुए हों जिनमें से एक काम पहले और एक काम क्या हुआ होगा, बाद में। याद रहे, जो काम पहले हुआ है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट का। और जो काम बाद में हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। आप लोगों ने एक सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो घटनाएं हुई है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला काम देखें अगर इन दोनों में से, तो पहला काम कौन सा हुआ था, ट्रेन गई है, और दूसरा क्या हुआ है, मैं स्टेशन पहुंचा हूं। जब भी दो काम अगर पास्ट के अंदर दिए गए हों जिनमें से एक काम पहले और एक बाद में अगर हुआ हो, तो ऐसे केस में जो काम पहले हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए। तो अगर हम इसके सही नाम के बारे में बात करें तो देखिए, ये घटना कब की है, पास्ट की, और ये वाली जो घटना है ये इसके भी क्या है, पास्ट की है। ये पास्ट की है और ये वाला जो है वो इसके भी पास्ट का है। तो इसका जो सही नाम है वो क्या होना चाहिए, पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। इसका सही नाम जो है वो क्या होना चाहिए, पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। मतलब भूतकाल का भी भूतकाल होता है ये। तो पास्ट परफेक्ट ना बोल के अगर इसका सही नाम पास्ट ऑफ पास्ट दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा कि पास्ट परफेक्ट को बताने के लिए भूतकाल के अंदर कोई भी दो इंसिडेंट, दो घटनाएं हुई हो और उनमें से जो काम पहले हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास एक हेड नाम का हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेड नाम का हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाकर पिछले वीडियोस देख लेना, वहां पे हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात की है। और अगर आज की क्लास में मैं पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब्स के बारे में अगर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है उसमें या तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और या फिर क्या यूज होता है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो वर्ब्स यूज की जाती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये दो वर्ब यूज होते हैं कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेड नाम का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि दो घटनाएं दी जाएंगी, जिसमें से जो काम पहले होगा उसको बताने के लिए पास्ट
परफेक्ट का, और जो काम बाद में होता है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे अगर अपन देखते हैं तो देखिए, हम लोग कुछ चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका और है कि अगर आपके पास दो सेंटेंस और दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ के लिखा गया हो, बिफोर से जोड़ के लिखा गया हो, तो याद रखें बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है वो बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है वो किस में बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए। बिफोर के पहले वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में, जबकि बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है वो किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये कब की बात है, जब बिफोर का यूज वाक्य के कहां पर किया गया हो, बीच में। इसी को लेकर अगर आप दूसरी बात याद रखना चाहें, देखिए वैसे तो आपको ये सब बातें याद रखने की जरूरत है नहीं, आप लोग हमारा जो बेसिक पार्ट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिक का मतलब ये है कि दोनों में से जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट और जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट। तो बिफोर क्या कहता है कि ये काम पहले हुआ है और ये वाला काम बाद में हुआ है, तो आप चाहें तो इसको बिना रटे सीधा याद रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर बिफोर का यूज कहां पर यूज हो जाए, वाक्य की शुरुआत में यूज हो जाए। बिफोर का यूज अगर सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया गया हो तो याद रहे इसके बाद वाला वाक्य जो है वो किस में बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, और कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें या कॉमन चीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिफोर कहाँ पे था, बीच में, और यहाँ पर कहाँ है, शुरुआत में। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि बिफोर के बाद वाला वाक्य कहाँ किस में यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर यहाँ है तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ हो गया, और बिफोर यहाँ था तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ हो गया। ये बिफोर को लेकर आप याद रख सकते हैं कि अगर बिफोर यूज हो जाए तो वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का यूज जो है वो बिफोर के तुरंत बाद में, और एक सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट में बनना है। बिफोर जब शुरुआत में यूज होता है तो ये वो काम होता है, ये वो घटना होती है जो पहले घटित होती है, और ये वो घटना होती है जो बाद में घटित होती है। आप इस आधार पे भी इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं अपन पहला से, सबसे पहले बात करते हैं। देखिएगा पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, बिफोर शी अंडरस्टूड एनीथिंग, the robber had fled away। देखिएगा ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, फ्लैट अवे। आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। ये नो एरर दे दिया हमने, नंबर 4 हो गया आपके पास, ये नंबर 3 आपके पास है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 1 है। बताना है आपको सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। इसी को थोड़ा और चेंज कर देते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। देखिएगा ये आपके पास अगला सेंटेंस दिया, ये आपके पास दूसरा सेंटेंस। इसी को थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये एन ई का मतलब नो एरर से हमारा, ये नंबर 4 हो जाएगा आपके पास, ये नंबर 3 आपके पास है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 1 है। बताना है कौन से पार्ट में एरर है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर आप एक साथ में जवाब दे सकते हो। अगला सेंटेंस दिया हुआ आई डैश लंच बिफोर आई, और यहां पर फिर से हम एक फिलर दे देते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। बिफोर आई और हर, ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। 2 खालिस्तान, 2 फिलर आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके पास ये वाले हैं, ऑप्शन ए हैड कॉमा मेट, कॉमा से पहले वाला पार्ट जो कि यहाँ के लिए, और कॉमा के बाद वाला जो है वो दूसरे वाले के लिए यूज किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपके पास है हैड कॉमा हैड मेट। ऑप्शन सी आपके पास में दिया हुआ है हैड कॉमा मेट, और डी आपके पास दे देते हैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कौन से सेंटेंस में एरर है। 3 सेंटेंस आपके पास बनाए गए हैं। इन तीनों सेंटेंस को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें देखते हैं अपन लोग। बिफोर
यहां पे यूज हो रहा है बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, अंडरस्टूड मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां तक बात सही है। द रोबर हैड फ्ली, फ्ली नाम का एक वर्ब होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां से हमने सोचा कि कुछ बेसिक सी बातें और सीख लेते हैं ताकि आपके लिए चीजें सीखना, चीजें वो थोड़ी सी और आसान हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास में क्या दिया हुआ है, देखें फ्ली वर्ड दे रखा है। रन अवे इज इक्वल टू क्या होता है, फ्ली होता है। रन अवे इज इक्वल टू क्या होता है, फ्ली होता है। और फ्ली का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फ्लेड होता है। ध्यान क्या रखना है कि फ्ली वर्ड जो है वो रन अवे शब्द से मिलकर बना है, इसका मतलब फ्ली वर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, अवे का यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास देखिएगा एक वर्ड दे रखा है अराइव एट, क्या वर्ड दे रखा है, अराइव एट एक शब्द है आपके पास, इट इज इक्वल टू होता है रीच। अराइव एट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, रीच होता है, देखेंगे। और अराइव एट इज इक्वल टू रीच होता है, इसका मतलब अराइव एट का मतलब होता है जब किसी स्थान पे पहुंचना, इट इज इक्वल टू होता है रीच। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि रीच वर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, एट का यूज नहीं होना चाहिए। दो चीजें और हैं जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी ताकि आपके लिए चीजें सीखना आसान हो। पहले वाले सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सारी चीजें ठीक थी। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फ्लेड मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सब कुछ ठीक था। लेकिन फ्ली वर्ड के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, अवे का यूज नहीं करते। वजह क्या होती है कि रन अवे इज इक्वल टू क्या होता है, फ्ली। इसका मतलब आपके एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, थर्ड पार्ट में। अवे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेन हैड लेफ्ट, आप लोग देख रहे हैं बिफोर यहां पे दे रखा है, ये वो काम है जो आपका बाद में हुआ है, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, और पहले वाले में हैड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको एक चीज और जो नई सिखा दी जाए साथ में। अराइव एट इज इक्वल टू रीच होता है, रीच वर्ड के साथ एट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे याद रखना, रीच वर्ड के साथ हम एट का प्रयोग कर भी सकते हैं। रीच के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट का यूज कब कर सकते हैं, जब इसका हिंदी मतलब पहुंचना तो हो, लेकिन कहां पर पहुंचना नहीं होना चाहिए, किसी स्थान पे पहुंचना नहीं होना चाहिए। किसी कंक्लूजन या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात करें तो आप रीच वर्ड के साथ एट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर पहुंचने की बात हो तो रीच वर्ड के साथ एट का यूज नहीं होगा। इसलिए यहां पर भी हम लोगों ने थर्ड पार्ट में एरर रखा, एक नई चीज जो आपको यहां से सीखने को मिले। अगला देखते हैं अपन लोग। अगला सेंटेंस आपके पास, आई डैश लंच बिफोर आई मेट हर। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस को अगर हम समझें तो देखिएगा, पहले वाले में हैड दे रखा है, हमें ये वाला वाक्य परफेक्ट में चाहिए और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो अकेला हैड दे रखा है, जबकि हमें परफेक्ट बनाने के लिए हैड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका मतलब ये तो हमारा जवाब नहीं है। इसमें भी अकेला हैड है, हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। इस वाले में दो बार हेड दे रखा है। पहला सवाल तो क्या दो बार हेड का यूज हो सकता है क्या, जी हो सकता है। एक तो हेड जो होता है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हेड जो होता है वो मैन वर्ब होता है। ध्यान रखना, हैव नाम का एक वर्ब होता है आपके पास, हैव, जिसका हिंदी मतलब जो होता है मैन वर्ब के रूप में बात बता रहे हैं आपको। इसके तीन यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। ये तीन यूज होते हैं किसके, हैव के। और हैव जो होता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड होता है। तो आपको पता चला कि हेड नाम का हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हेड नाम का मैन वर्ब भी होता है। तो यहां पर लंच की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला हेड जो है वो बात खाने की कर रहा है, और खाने की बात करें तो हैव जो होता है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड होता है। आपको दो बार एक जैसी स्पेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। पहले वाले में हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाले में क्या है, मैन वर्ब है। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। देखिएगा, अब यहां से कोई भी कंफ्यूजन जो है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी चीज को रटे हुए। आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। इससे आगे अगर हम बात करें, देखिए अगला सेंटेंस, अगर आपके पास में किन्हीं दो सेंटेंस को अगर आफ्टर के साथ जोड़ के लिखा गया हो, आफ्टर के साथ जोड़ के लिखा गया हो तो ध्यान देंगे आप लोग, आफ्टर बिफोर का उल्टा होता है।
बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता था, तो यहां पर हम किसका यूज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट का। और पहले वाला जो सेंटेंस है वो बताइए किस में होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर यही बात हम आफ्टर पे बात करें तो याद रखना, आफ्टर जो है, जो काम आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस वो होगा जो किसके अंदर आएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पहले वाला वो होगा जो पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए यहां से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी एक सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि पास्ट आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के केस में कैसे होता है। एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, ही हैड डन इट आफ्टर शी had come to meet him। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया। इस वाले सेंटेंस में आप लोग आफ्टर देख रहे हैं, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला भी किस में है, पास्ट परफेक्ट में। ध्यान दें, हम दो वाक्य पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते हैं, दो वाक्य पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते, लेकिन दो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जरूर हो सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि अगर मान लो, आपसे पहले हम क्या बात करके आए थे कि दो काम अगर पास्ट के अंदर हो रहे हो जिनमें से एक काम पहले और एक बाद में हो रहा हो, तो जो काम पहले होता है उसको परफेक्ट और जो काम बाद में होता है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अगर पास्ट के अंदर कोई भी दो काम किए जा रहे हो, पास्ट में अगर कोई भी दो काम हो रहे हो, तो ध्यान देना, अगर दोनों काम क्या हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो, अगर एक पहले और एक बाद में हो तो पहले वाला परफेक्ट में और बाद वाला इंडेफिनिट में। लेकिन अगर दो काम एक साथ हो रहे हो तो याद रखना, अगर ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये वाला वाक्य भी किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब दोनों वाक्यों का टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये वाला वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ध्यान देंगे आप लोग, तो अगले वाला वाक्य भी किस में होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। दोनों का टेंस क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन याद रखना, दो वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते। दो वाक्य किस में नहीं हो सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते, और ना ही दो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकते हैं। अगर भूतकाल मतलब पास्ट के अंदर कोई भी दो काम किए जा रहे हो, जो काम पहले होता है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद वाले को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन याद रखना, दो वाक्य किस में नहीं हो सकते, पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते, और दो वाक्य और किस में नहीं हो सकते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत पेयर है आपका। ये वाला हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये कब की बात है, जब दो काम जो है वो क्या किए जा रहे हो, एक साथ, और अगर एक काम पहले और एक बाद में हो तो ऐसे केस में हम पहले वाला परफेक्ट में और बाद वाले को इंडेफिनिट में लिखते हैं। आफ्टर जो है वो ये बताता है कि ये काम पहले हुआ है और ये वाला काम बाद में हुआ है, तो इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे ये तो सही है, तो फिर पहले वाले में चेंज कर देंगे, और पहले वाले में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड डन जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और डू का सेकंड फॉर्म बताइए क्या होता है, डिड होता है। याद रहे यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे बोलिए समझ में आया क्या। तो अगर दो काम एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे केस में एक वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट, और एक पर कॉन्टिन्यूअस है तो दूसरा भी कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन दो वाक्य परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकते हैं। अगली बात, अगला सेंटेंस देखते हैं इससे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इससे। देखिएगा, एक सेंटेंस है जिसका आपको जवाब देना है, द गार्ड हैड नोटिस्ड that some students had sunk in the pond. Some students had sunk in the pond. ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास में पहला पार्ट है, ये आपके पास दूसरा पार्ट है, ये आपके पास तीसरा पार्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास तीन पार्ट बनाए गए एक सेंटेंस के, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट पार्ट है। नाउ यू गाइस हैव टू गो विद द करेक्ट पार्ट ओनली। अर्लियर वी वर डिस्कसिंग
द एरर्स। इस बार आपको ये बताना है कि करेक्ट पार्ट कौन सा है। जो दिया हुआ सेंटेंस है इसके 3 पार्ट बनाए गए, इनमें से करेक्ट पार्ट कौन सा है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि तीनों पार्ट सही है तो। अगर आपको लगता है कि इसका केवल बी और सी पार्ट सही है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आपको लगता है कि आपके पास केवल जो है वो बी पार्ट सही है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपको ये लगता है कि आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नॉट हियर स्टैंड्स फॉर नन ऑफ दिच, नन ऑफ दिच। देखिएगा अब आपके पास में एक सेंटेंस है, आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन सा पार्ट करेक्ट पार्ट है। एरर नहीं पूछ रहे इस बार, करेक्ट पार्ट पूछ रहे हैं। देखिएगा पहले सेंटेंस, अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो गलत है, ये बात तो हमें पता चल गई। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस किस में बनाए गए हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाए गए। जबकि 2 वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हो सकते हैं। इसका मतलब गलत है। लेकिन कौन सा पार्ट गलत है इसको चेक करने के लिए पहले तो ये देखेंगे कि दोनों में से पहले काम कौन सा हुआ। गार्ड हैड नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स हैड संक इन द पॉन्ड। तो आपको पता चला गार्ड ने नोटिस किया कि कुछ बच्चे पानी में डूब चुके थे। पहले काम कौन सा हुआ है? बच्चे डूबे। बाद में कौन सा हुआ है? ये। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो हेड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जबकि हमें क्या चाहिए होगा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चाहिए होगा तो हम यहां से क्या हटा देंगे? हेड हटा देंगे। अब ये नोटिस किसका काम करने लग जाएगा? सेकंड फॉर्म का। और जब ये हेड के साथ यूज हो रहा था तो थर्ड फॉर्म। देखिए बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। याद रखना, जब भी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है तो इससे पहले क्या आना जरूरी है? हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड फॉर्म से पहले क्या नहीं आता है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या बोला कि जब तक हम इस हेड का यूज नोटिस के साथ कर रहे थे तब तक हेड किसका काम कर रहा, ये नोटिस किसका काम कर रहा था? थर्ड फॉर्म का। और जैसे हमने हेड हटाया ये नोटिस मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म बन गया? सेकंड फॉर्म। मतलब पहले पार्ट में एरर हो गई। अब क्या कोई सेंटेंस में कोई और एरर भी है? जी इसमें और भी एरर है। देखिए सिंक जो होता है इसका मतलब डूबना होता है, और सिंक जो होता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेंक होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है इसका सेंक और थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका संक होता है। लेकिन ये डूबना तो होता है, लेकिन किसका डूबना? वस्तु का डूबना होता है। अगर व्यक्ति के डूबने की बात करें तो ऐसे केस में हम ड्रॉन वर्ब का यूज करते हैं। ये व्यक्ति के डूबने के लिए यूज किया जाता है और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो ईडी लग के बनता है, मतलब ड्रॉन्ड हो जाता है। इसका मतलब इसमें वर्ब का फॉर्म तो सही था लेकिन एक्चुअली संक ना यूज होकर क्या यूज होना चाहिए था? ड्रॉन्ड यूज होना चाहिए था थर्ड फॉर्म के रूप में। और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पहले पार्ट में भी एरर है, थर्ड पार्ट में भी एरर है। इसका मतलब करेक्ट पार्ट पूछा है आपसे, सही कौन सा है? तो सही तो केवल कौन सा हो गया? बी हो गया। आपका सी आंसर हो जाएगा यहां से। इजी था आपके लिए समझना। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको हम बेसिक्स के साथ जोड़ के देखेंगे ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिएगा एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहां से। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, बाय द टाइम शी रीच्ड थिएटर the show was already begun। ऐसे the show was already begun। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ, ये ए है ना, already begun। आपको ये बताना है कि इस वाक्य के कौन से भाग में गलती है। यहां से देखें ये NE मतलब नो एरर हो गया। ये नंबर 5 है आपके पास, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 2 है और ये 1 है। आपको बताना है कौन से भाग में गलती, कौन से पार्ट में एरर है, ये आपको बताना है। यहां से पहले चेक कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो यहां से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए? बाय द टाइम से हो जाए, और इसके साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है तो अगला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा। और आपको ये सब बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि जो भी काम पहले होता है उसको बताने के लिए एनीवेज हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। क्या देखा आप लोगों ने? बाय द टाइम के साथ वाला सेंटेंस देखिएगा कौन से सेंटेंस में?
पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो फिर अगले वाला जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये जो वॉज दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हेड का। और ये बिगन जो है वो मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बिगन है मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना ये ऑलरेडी शब्द जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी शब्द एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज जो है वो मैन वर्ब से पहले किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें अगले एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, शी फ्राइड चिप्स एंड आई प्रिपेयर्ड टी। आई प्रिपेयर्ड टी, ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया। आपको ये बताना है इन सेंटेंस में कोई एरर है क्या। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास में, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है और ये नो एरर है। आप क्या देख रहे हो, दोनों सेंटेंस जो है इसमें प्रिपेयर का सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड है और इसमें फ्राई का सेकंड फॉर्म फ्राइड है। दोनों के अंदर पास्ट इंडेफिनिट यूज किया हुआ है। हमारा पहला सवाल, क्या दो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बशर्ते दोनों काम जो है वो क्या किए जा रहे हो, एक साथ किए जा रहे हो। तो ऐसे केस में हम दोनों वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस का जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन यहां से, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और देख रहे हैं अपन लोग यहां से इसी को लेकर, ताकि चीजें और आसान समझ में आ जाए। पहला अगला सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, व्हेन डॉक्टर केम टू क्लिनिक, when doctor came to clinic the patient had already died। came to clinic the patient had already died। आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। patient had already died, ये आपके पास में एक सेंटेंस है, आप सीधा बता देंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखा आप लोगों ने, दो सेंटेंस दिए हुए आपके पास में। आपको ये चेक करना है कि दोनों जो सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है, ये आपको चेक करना है। अगर आप देखेंगे तो दोनों में से व्हेन डॉक्टर केम टू क्लिनिक द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, इसमें से आप लोगों को ये चेक करना है कि कौन सा वाक्य परफेक्ट में होगा। इसको चेक करने के लिए आप पहले चेक कर लीजिए कौन से काम पहले हुआ है। तो देखें, डॉक्टर के क्लिनिक आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो इसका मतलब ये काम पहले हुआ है, ये परफेक्ट में होना चाहिए, हेड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी शब्द आपके पास यहाँ पर एक एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्हेन के बाद वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, कम का सेकंड फॉर्म केम दे रखा है, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपके पास में। देखिए बात करते हैं, ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास में आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट टेंस। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, फिर फ्यूचर टेंस, और इसके बाद में हम लोग एक प्रैक्टिस जो क्लास है वो रखने वाले हैं जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिनको हम लोग देखेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।